तो माइकल जैक्सन ने अपने आप को इतना ज़्यादा और भी बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ पर भी हैं, कराते रहते हैं। नाक की सर्जरी बहुत लोगों ने कराई है, शिल्पा शेट्टी ने नाक की सर्जरी कराई है अपनी, बहुत लोगों ने कराई है, कराते रहते हैं आपके। तो अगर बहुत आसानी से कोई चेंज आएगा, बहुत आसानी से, तो उससे रैंडमनेस बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखो। आज से 100 साल पहले कछू नहीं हतो, तब भी इतनी आनंद था। हमें पता है, हम अपने बचपन में नदी पहाड़ खेलते थे, खेल कूद, और वो आनंद, वो मन नहीं अभी खेला है, नहीं बहुत इंस्टेंट। अरे इंस्टेंट चेंज बता देना, वो तो 20-30 साल हम, वो तो फिर बहुत ही अच्छे दिन थे। अगर आपको 100 साल पहले का देखना है, 100 साल नहीं 50-60 पहले का एरा देखना है, तो आप देख सकते हो। आप पुराने गाने देख लीजिए, उनमें प्रकृति देख लीजिए, उनके बैकग्राउंड में आपको दिख जाएगी क्रिस्टल क्लियर नेचर। हम पुराने गाने जब देखते हैं तो उनमें नेचर देख रहे हैं, और आज का नेचर देखोगे तो पत्ते तक में जान नहीं रह गई है, वो बात नहीं रह गई है। तो आप देखोगे, पुराना एरा देखना है तो सब अपने पास है, आप देख सकते हो कैसा था पुराना एरा। प्राकृतिक रूप से अच्छा था, हाँ गुलामी थी अंग्रेजों, वो सब अलग फैक्टर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है आपका। हम अपने ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी से पहले की बात बता रहे हैं। एक जो बहुत हमें बताया ना, बीएससी में हमें फर्स्ट बार हमारे घर मोबाइल आया था। बीएससी जब हमने ग्रेजुएशन की थी, ये 10 साल में इतना फास्ट एरा चेंज हुआ है, ऐसे चेंज, ऐसा पलटी है दुनिया 10 साल में, विश्वास नहीं हो रहा। हमने जब ग्रेजुएशन में फर्स्ट 12वीं में हमने पहली बार अपनी ज्योति मैसी के पास मोबाइल देखा था, नोकिया का, ऐसा करके कुछ सेफ सा ऐसा करके आता था, नोकिया का मोबाइल। हाँ, हमने अनी एंटीना तो नहीं था उसमें, सिंगल वाला नोकिया का था पहली बार। और हमें मोबाइल छूने में डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमसे। और ग्रेजुएशन में हमारे पास फर्स्ट मोबाइल आया था स्पाइस का, आज भी पड़ा हुआ है बदलने, डबल फोल्डेड मोबाइल था, वो था हमारे पास आया था। तो अब आज देखो, आज तो बच्चे ही जन्म भाव दूसरे दिन, लो बेटा मोबाइल। अरे रुक तो जाओ, तुम उनको भी ये रहा है, तुम भी यही कहानी सुनाओ कि हम और गाड़ी पे चलत तो देखो तुम और कहाँ ऊपर ही पर उड़ रहे। चलिए, अब पेन वाले घर से पढ़ाई, तो लोग को जानकारी देने के चक्कर में टाइम निकल जाता है। चलिए, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज इन केस ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। तो ये यही कह रहा है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, दुनिया में जो भी काम बड़े आसानी से हो रहे हैं, पेड़ बड़े आसानी से काटे जा रहे हैं आपके, है ना, फ्यूल बड़ी आसानी से बर्न हो रहा है, जितने भी काम हो रहे हैं उससे जो यूनिवर्स में वो रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंट्रोपी मतलब क्या, रैंडमनेस, डिसऑर्डर, है ना, रैंडमनेस या डिसऑर्डर। रैंडमनेस और डिसऑर्डर, चीज़ों को समझे आप, है ना। ये चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई, बहुत हाइपोथेटिकल, बहुत ही सॉरी, स्टडी साइंटिफिकली इनको स्टडी की करके डेफिनेशन दी गई है। ऐसा थोड़ी कि बच्चों को पढ़ाना है तो कुछ भी दे दिया गया है। हर चीज़ पर शोध किया गया है, रिसर्च, शोध मतलब रिसर्च की गई, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस किया गया है, फिर ये चीज़ें आई हैं सामने। थर्ड लिखिए। थर्ड ये कहता है कि आपने एंट्रोपी यूनिवर्स के बारे में बोली है, एंट्रोपी जो आपने यूनिवर्स बोली है, आप इसमें एक चीज़ जोड़िए। बोले कि यूनिवर्स की एंट्रोपी मतलब क्या, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की, इनमें से अगर कोई भी एक घट जाएगी तो फिर इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं जाएगा। तो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी अगर बढ़ेगी तो ही क्या करेगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी आपकी। मतलब जहाँ आप रह रहे हो उसके चारों ओर, अगर उसके चारों ओर डिसऑर्डर आ रहा है तो फिर आपके चारों ओर से फिर आप एटमॉस्फेयर को भी, अब देखो मान लो अर्थ किसी तरह से डैमेज होती है तो अर्थ भी तो यूनिवर्स का पार्ट है, यूनिवर्स इस प्रकार से डैमेज हो रहा है। अब सिस्टम इसमें अगर डैमेज हो रहा है, मान लो हमारे घर के अंदर डैमेज आ रहा है, तो उससे सराउंडिंग अफेक्टेड नहीं हो रही है ना। सराउंडिंग में अफेक्टेड आ रहा है आपका, हाँ उससे थोड़ा सिस्टम डैमेज होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर बहुत बड़ी चीज़ देख लेते पानी आनी, तो फिर तो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल हम अगर सभी फैक्टर्स को देखें तो अगर इनमें से इसको भी संभाल लिया जाए या इसको भी थोड़ा सा संभाला जाए, इन दोनों की एंट्रोपी कम की जाए, तो हमारा यूनिवर्स भी सेफ हो सकता है, बच सकता है चेंज डिस्ट्रॉय होने से, है ना। तो टोटल एंट्रोपी चेंज को इससे थर्ड स्टेटमेंट इससे बताता है, ठीक है। लिखिए थर्ड स्टेटमेंट, द टोटल, आप इनमें से कोई एक स्टेटमेंट तो पक्का याद कर लेना, तीन के चक्कर में जीने की एक भी याद ना हो। फिर दूसरा आपको अच्छा लगे कोई एक तो वो याद कर लेना,
इसका कंक्लूडिंग वाला मॉडल भी बता देंगे, वो आप याद करना चाहे तो वो याद कर लेना। द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, और ये सब ऑब्जर्वेशन पे आया है जो चल रहा है। भविष्य में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, इंसान सुधर जाए, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज भी हो सकती है। द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स that is sum of entropy, of system, and surrounding always थोड़ा बहुत आपको साउंड लाइक लगेगा। सेकंड स्टेटमेंट, ऑलवेज increases in case of every spontaneous change, तो अगर सिस्टम सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी बढ़ेगी तो यूनिवर्स की एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी। द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, जो कि किसका सम है, SUM ऐड वाला सम, सिस्टम की एंट्रोपी का प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी का ना। तो देखिए डेल्टा एस यूनिवर्स मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, आप इसको यूनिवर्स नहीं लिखना तो आप इसको टोटल एंट्रोपी भी लिख सकते हो, टोटल है ना, डेल्टा एस टोटल भी लिख सकते हो, जो किसकी एंट्रोपी के चेंज के सम के इक्वल होगा, सिस्टम के एंट्रोपी के चेंज के सम के इक्वल, सिस्टम प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी के चेंज के इक्वल। और अगर स्पॉन्टेनियस आएगा तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग, सॉरी डेल्टा एस यूनिवर्स या टोटल भी लिख सकते हो, पॉजिटिव आएगा अगर प्रोसेस बहुत इजीली हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी है बच्चों, एंट्रोपी एक केस है, इसको पढ़ा जा रहा है और आगे स्टडी की जाएगी और नई चीज़ें निकल के आएंगी, है ना। फॉर स्पॉन्टेनियस, तो कभी भी किसी चीज़ को सुन के या पढ़ के उससे एडिक्टेड बिल्कुल नहीं हुआ करो, ना अफेक्टेड हुआ करो, बस उसको पढ़ा और समझा बस। सर ये बताइए कि आसानी से हो रहा है, कठिन मतलब हो तो नेचर की जरिए है ना। हाँ तो नेचर की तो एंट्रोपी बढ़ रही है, वही तो हम। सर आसानी से हो मतलब ये नहीं समझ अगर नेचर में हर चीज़ें आसानी से नहीं होती, नेचर में जो भी आप नेचर को आप चेंज कर रहे हो वो इतनी आसानी से आप नेचर को चेंज नहीं कर पाते। तो नेचर कर रहा है ना सर, आपको क्या पता आसानी से कर रहा है कि आसानी, अब नेचर कर रहा है तो ईजिली हो रहा है ना, मतलब इंसान को तो नहीं करना पड़ रहा। मतलब नेचर कर रहा है तो नेचर कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं जिसके लिए हमें कुछ करना पड़ रहा हो, नेचर अपने आप कर रहा है। तो नेचुरल प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस ही माना गया है। ये जो फैक्टर पढ़ा गया है ये इस वे पे पढ़ा हुआ है कि हम अपना कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो नेचुरल प्रोसेस में हमारा एफर्ट नहीं है, तो हमारे लिए नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए उस बेस पे आया है। ठीक है, अब स्लॉट से और फ्लोट से कंक्लूजन निकलता है, वो क्या, फर्स्ट लॉ से और सेकंड लॉ से एक कंक्लूजन निकलता है कि यूनिवर्स की एनर्जी तो कंजर्व है लेकिन एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। ये फर्स्ट और सेकंड लॉ का मिक्सचर है।
द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, या फिर सिंपली एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट्स मीन एनर्जी इज कंजर्व। और भी कई सारे स्टेटमेंट बताए हमने। तो एनर्जी तो कंजर्व बता रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी होगा होगा तो इसी नेचर के अंदर ना, एनर्जी बाहर आएगी अंदर जाएगी, है तो सब यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है, लेकिन एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, दिस इज कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं हम, by concluding slot and slot, by concluding slot and slot, the energy of universe, the energy of universe, the energy of universe, the energy of universe is conserved but by concluding slot and slot, the energy of universe is conserved, but entropy always increases। जी बच्चों, यहाँ पर एक आपका लो हुआ स्लॉट, चलिए। तो बच्चों ये हमने एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, हालांकि अभी फिर से लौट के आएगी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। मतलब अब ऐसा नहीं कि एंट्रोपी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, एंथैल्पी एंट्रोपी ये अभी चलते रहेंगे, है ना, क्योंकि इनसे मिलके ही आगे जाके बढ़ना है जी, है ना। चलिए डाली हेडिंग, अगली अगली नया टॉपिक है गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी, या इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, देखो इसको हम आपको कई तरीके से एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। पहले हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी, जो हमारे अंदर जितने भी प्रकार की एनर्जी हमारे अंदर, मतलब किसी भी सिस्टम में, वो इंटरनल एनर्जी, सभी एनर्जी का सम इंटरनल, जितने भी एच, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एस और जी, दे ऑल आर द स्टेट फंक्शन, मतलब ये सभी के सभी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं। दे ऑल आर द आपके सॉरी दे ऑल आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट पे डिपेंड करते, दे ऑल आर द स्टेट फंक्शन, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। रिवर्सिबल में भी अगर जितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है उतनी निगेटिव इक्विलिब्रियम, तो भी इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी आपकी, है ना। तो हमने इसको पढ़ा, एंथैल्पी को तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, सबसे ज़्यादा इसी में समझ लिया, यानी कितने प्रकार की एंथैल्पी पढ़ी। अभी एंट्रोपी को हमने स्टार्ट किया, कल ही स्टार्ट किया, आज काफ़ी हो गया हमारा, है ना। अब इसके साथ कनेक्टेड करेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं इसको, तो है ना। तो ए बी एनर्जी का फॉर्म था, ए बी एनर्जी का फॉर्म था, फिर थोड़ा रैंडमनेस पड़ा और अब फिर से एनर्जी का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो अब ये कौन सी एनर्जी है,
जे इस एनर्जी से, जो इंटरनल एनर्जी है, जो आपके अंदर 10 प्रकार की, 20 प्रकार की, 100 प्रकार की, जितनी प्रकार की एनर्जी है, उस एनर्जी का वह भाग है ये जिससे आप कोई काम का काम करते हो, यूजफुल वर्क करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी। इसको हम कई तरीके से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मनी को एनर्जी के टर्म पे ले, हाइपोथेटिकली आपको 100 रुपये दिए गए, ठीक है। 100 रुपये में से अगर आपने 90 रुपये ऐसे ही कर दिए रैंडमली, इनका कोई खास यूज नहीं किया आपने, ऐसे भी खर्च कर दिए, ऐसे चटर पटर कुछ खा लिया, कुछ भी कैसे भी यूज कर लिया, तुमने गाड़ी में पेट्रोल डलाया और दिन भर घूमते रहे, ख़त्म हो गए, मतलब वो पेट्रोल रखते कि कभी सही काम में आने जाने में काम आएगा। तो ये 90 रुपये आपने खर्च कर दिए, लेकिन उसके बाद तुम्हें लगा अरे 90 तो खर्च कर दिए, अभी 10 बजे, और इसका यूज आपने यूजफुल वर्क में किया, कुछ ऐसा सामान लिया जो आपकी यूज आ सकता है। मान लो आपने 10 रुपये का पेन लिया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, 10 का पेन लिया, अब ये आपकी यूज का है, इससे आप कई दिनों तक काम कर सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। या मान लो कुछ भी आपने 10 रुपये का कुछ ऐसा किया, नेचर के लिए कुछ किया, एक छोटा सा प्लांट लेके लगा दिया, तो जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्म आप यूजफुल वर्क में लगाते हो, आप मतलब हमारा सिस्टम से मतलब है, उसी बची हुई एनर्जी को हम जो यूजफुल वर्क में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके अंदर जब आप सो के उठे तो 12 घंटे काम करने की एनर्जी है, 12 घंटे में 1-2 घंटे तो आपने पलंग में उठे से लगा दो, तो एड़ा तो है एड़ा मतलब जमाए 1 घंटे तो नहीं लेता, लेकिन 5-10 मिनट तो लेते हो आप लोग, ठीक है। ये हमें कैसे पता, हमने भी ली है ना एक समय ठीक है, धीरे धीरे करके सुधरे, तो एक आध 2 घंटे ऐसे हो गए, है ना, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में आप व्हाट्सअप चेक करते रहे, उसमें बहुत सारा समय चला गया, फेसबुक चेक करते रहे, या यूट्यूब चलाया, या जिसके पास भी जो है वो चलाया, कुछ देर कच्चू काम नहीं है, कुर्सी में बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं, कछु देर चिंता में गुजार दे, उन्हें आज हमें सो कैसे कह रहा, कल छोड़ भी नहीं दो हम, आन दो कल मिलते नहीं, इस पूरा बदला ले भी हम, छोड़ कैसे दो, कछु देर का तुम उठे गए थे, उठे कब हो आज का है, आज अनिल सर ने बहुत ही खड़ूस है, आज इन्हें कैसे पढ़ा बताओ, हमें से पूछा तो कोई नहीं दिखत, इन्हें बता रहे हैं ना, जैसे 30 लाख इनको अपने मन से नहीं लगा, हमें से पूछा तो बन तो गाओ, तो परिभाषा सुना तो दे दी है मोटू की, पूरा याद करें का, जब चाहे देखो हमें खड़ू कर दिए, और कोई नहीं है ना, ये शिक्षा पिलाची क्या कहूँ कि रानी महारानी है क्या नहीं, ये मन की बातें बता रहे आप, ये जो तुम्हारे मन में चलती है, इनसे कहो नहीं कुछ, ठीक है। ऐसे आपने कच्चू 1-2 घंटा ई में निकाल दे, 1-2 आवर ई में निकाल दे, ठीक है। खाना खा भी बैठे तो टीवी खुल रही है, एक और खाओ, अबे सांस रो रही, डिस्टर्ब नहीं ऐसे करके, तो 12 घंटा में ऐसे दिन भर में आपने 8 घंटे निकाल दिए। फिर ध्यान और एक कल अनिल सर को पूछना, अरे उठो भैया उठो, उठो भैया पढ़ो, फिर बड़ी मुश्किल से आधी घंटा दम लगा के पढ़ो, फिर एक बार और थोड़ी टीवी देख लें, थोड़ी सी मोबाइल पर, एक बार देखने के चक्कर में फिर आधा घंटा करो, फिर ऐसे करके तुमने सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ाई करी, तो दिस इज योर गिव्स एनर्जी। बेटा जो भी हम बोल रहे हैं ना, हमने बताया ना कि हम आप लोगों को 70% रीड कर सकते हैं, 70%, 30% नहीं कर सकते, 70% रीड कर सकते हैं हम, आपके मन में